अगर आपको भी क्लास 9th कौशल विकास के चैप्टर 2 रूफटॉप गार्डनिंग को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th कौशल विकास का चैप्टर 2 रूफटॉप गार्डनिंग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना बिना स्किप किए। अपने साथ एनसीईआरटी नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठना। अगर आपको कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लगती है तो आप एनसीईआरटी में साथ में उसे नोट करते रहना। और इन केस अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बस साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहना है। और मेरी गारंटी है कि आपको इस लेक्चर के बाद किसी भी तरह का कोई भी डाउट इन टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहने वाला है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है रूफटॉप गार्डनिंग। अब सबसे पहले अगर मैं इन दो वर्ड्स का मीनिंग आपको समझाना चाहूं तो रूफटॉप गार्डनिंग इसका मतलब क्या होगा कि रूफ के टॉप के की जाने वाली गार्डनिंग, है ना। रूफ का टॉप हुआ मतलब घर की छत। घर की छत पे किस तरह से हम प्लांटेशन कर सकते हैं, प्लांट्स उगा सकते हैं, है ना, उन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, रूफटॉप गार्डनिंग मैंने आपको समझा दिया। अभी तो हमने सिर्फ इसका वर्ड का मतलब समझा है किस तरह से होगा, है ना। अब जब आप अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे तो आप पहले पेज पे, अपने इस चैप्टर के पहले पेज पे कुछ इस तरह का एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, है ना। पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाती हूँ। इस डायग्राम में आप यहाँ पे कुछ पॉट्स देख पा रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल से पॉट्स, है ना। और फिर आप ये थोड़ा पाथ देख पा रहे हैं चलने के लिए, जहाँ पे कुछ नहीं है ना, किसी तरह का प्लांट नहीं उगाया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ ट्रीज भी हैं हमारे पास, काफी सारे ट्रीज हैं। वो ट्रीज हमें शेड दे रहे हैं, ट्रीज की परछाई आप देख पा रहे होंगे, है ना। और इस तरह से यहाँ भी जो ये बिल्कुल सेंटर में आप ये वाला देखिए, यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, यहाँ भी कुछ शेड्स आपको दिखाई दे रही है, यहाँ देखो, है ना। क्या है ये, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ये किसी के घर का रूफटॉप है, ठीक है। मतलब आप ये समझें कि ये किसी के घर की छत है जो हमने इतनी डेकोरेट की है, इतने सारे प्लांट्स यहाँ उगाए हैं कि वो देखने में इतना ब्यूटीफुल हमें लग रहा है। ओके, तो एनसीईआरटी ने ना इस डायग्राम के नीचे कुछ लिखा हुआ है, हम उसको समझते हैं। एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि अ रूफ टॉप गार्डन विद शेड प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। क्या है ये एक रूफ टॉप का गार्डन, है ना, घर की छत का गार्डन, रूफ टॉप गार्डन विद शेड प्रोवाइडेड बाय ट्रीज, है ना। अब यहाँ पे कुछ शेड है जो हम देख पा रहे हैं, मैंने आपको भी समझाया, ये देखो यहाँ पे, है ना, इधर इधर, दिस वन, है ना। यहाँ भी आप थोड़ी थोड़ी देख पा रहे होंगे, हल्की हल्की सी। तो शेड प्रोवाइडेड बाय ट्रीज, हमने कुछ ट्री लगाए हुए हैं तो वहां से हमें शेड मिल पा रही है। अब शेड की मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊं, जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो हम लोग तो चलो इंसान है, हमारे पास घर होते हैं, बट एनिमल्स के पास तो घर नहीं होते। तो ट्रीज हमारे इसी चीज में मदद करते हैं कि बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है ना, तो हम इनकी शेड में बहुत रिलैक्सिंग फील कर सकते हैं। तो जब अगर मान लीजिए ये बहुत बड़े मैदान में होता, किसी बहुत बड़ी फील्ड में लगा हुआ होता, तो बहुत सारे एनिमल्स कर सकते थे। बट हम यहाँ पे अपने रूफ के टॉप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये हमारे लिए यूज होगा, है ना। इनकी शेड्स में हम बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ओके, फिर दूसरी चीज लिखी गई है कि हैवी कंटेनर प्लेस्ड एट द एज ऑफ द रूफ, ठीक है। बहुत सारे हैवी कंटेनर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, जैसे देखो 1, ओके, 2, इस तरह से ये भी होगा 3, है ना। फिर ये 4, ये तो चलो पॉट्स है, और यहाँ पे भी कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे हैवी कंटेनर्स को, एंड इवन दिस ऑल्सो बिल्कुल सेंटर में है हमारे पास, बहुत सारे हैवी कंटेनर को प्लेस किया गया है एज ऑफ द रूफ में, है ना, रूफ के एज में, किनारी किनारी में। ओके, चलो ये भी हम अभी जानेंगे कि किनारी पे इनको क्यों प्लेस किया जाता है, सेंटर में क्यों नहीं करते, बहुत सारी चीजें भी जानेंगे। अ पाथवे फॉर वॉकिंग एंड अ रैक फॉर पॉट्स, है ना। पाथवे फॉर वॉकिंग, चलने के लिए जगह, यहाँ देखो आप मस्त यहाँ पे घूम सकते हो। और रैक ऑफ पॉट्स, यहाँ देखो ये पॉट्स रखे गए हैं सारे, यहाँ पे प्लांट्स उगाए गए हैं, है ना। कितना ब्यूटीफुल था ये। अभी हमने देखा सिर्फ अपने चैप्टर के स्टार्टिंग का एक डायग्राम, इसको थोड़ा सा समझा। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी ने यहाँ क्या लिखा है। हम शुरू करते हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी वेजिटेबल्स, हेल्दी वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के अपार्ट, हेल्दी वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के अलावा,
है ना। रूफ टॉप गार्डनिंग ऑल्सो कूल्स डाउन द टेम्परेचर, रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन एंड क्रिएट ग्रीन स्पेस दैट मेक पीपल फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। ठीक है, मैं समझाती हूँ। हम जब रूफ टॉप पे गार्डनिंग करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, तो हमें हेल्दी वेजिटेबल्स मिलेंगे, है ना, सब्जियां मिलेंगी जो हम उगाएंगे वहां पे। सब्जियों के साथ साथ हमें और भी कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे कि रूफ टॉप गार्डनिंग की वजह से जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है। और क्या चीज है एयर पॉल्यूशन रिड्यूस होता है। अब आपको ये बहुत यूजुअल सी चीज पता होगी कि प्लांट को हम इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि प्लांट एक बहुत मेजर रोल अदा करते हैं एयर की पॉल्यूशन को कम करने में, है ना। तो एयर पॉल्यूशन तो कम होगा, ये तो हमें पता है। और ऑब्वियस सी बात है कि क्रिएट गार्डन स्पेस, ग्रीन स्पेस, सॉरी, है ना, बहुत ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, आप इंजॉय कर पाएंगे, रिलैक्स फील हो पाएंगे। हमेशा फोन ही चलाते रहना वो थोड़ी लाइफ होती है। आप बाहर घूमो, अपने गार्डन को देखो, प्लांट्स को देखो, है ना, रूफटॉप गार्डन को देखो। तो ये सभी चीजें हम कर सकते हैं, हमें हैप्पी और रिलैक्स भी फील होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे बात की गई है कि हम ना इन रूफ टॉप गार्डन की मदद से, जो हम अपनी रूफ के टॉप पे गार्डन बनाएंगे, इसकी मदद से हम कनेक्ट कर सकते हैं नेचर के साथ, है ना। हमारी मदर नेचर के साथ हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एंड प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर डाइवर्स एनिमल्स, और साथ ही में बहुत सारे तरह के एनिमल्स को एक हैबिटेट भी प्रोवाइड होता है। हैबिटेट का क्या मतलब होता है? हैबिटेट का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है ना, उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं, उसके रहने का स्थान, है ना, उसको हम उसका हैबिटेट कहेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ कि आपको पता होगा, जैसे अगर हम फूल लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं मान लो, तो फ्लावर्स में आपको पता होगा कि हनी भी आती है उसके पास, है ना, उसका नेक्टर सक करती है और उससे फिर हनी बनाती है। तो आप ये जानिए कि हम अगर अपने रूफ टॉप गार्डन पे फ्लावर्स लगा रहे हैं तो पहला काम तो हम ये हनी वाला कर सकते हैं कि हम हनी बना सकते हैं, है ना, हैबिटेट मिलेगा, डाइवर्स एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे, हनी बी के साथ और भी मिलेंगे। पर उसके साथ साथ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप बिजनेस भी तो कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं। आप फ्लावर्स का बहुत बड़ा एक बुके क्रिएट कर सकते हो, है ना, उसे बेच सकते हो, आपको कितनी इनकम मिल सकती है उससे। और आपने तो उसे बिल्कुल अपने शौक के लिए लगाया कि हमें तो ब्यूटीफुल लगता है, हमने अपने गार्डन पे फ्लावर्स लगाए हैं इस तरह से, है ना। चलो, आई होप आपको कौशल विकास का ये थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है वोकेशन बनाना, वो है कि हमें किस तरह से रोजगार चाहिए होता है ना, किस तरह से हमने रोजगार को समझना है। ओके, चलो, बेसिक हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं आगे। इन दिस चैप्टर यू विल, इस चैप्टर में अब आप क्या करने वाले हैं, आप डिजाइन करने वाले हैं एक लेआउट को ऑफ अ रूफटॉप गार्डन। एक आपने रूफटॉप गार्डन बनाना है और उस रूफटॉप गार्डन का आपने एक लेआउट तैयार करना है ना। लेआउट समझाती हूँ कैसे। मान लीजिए ये एरिया आपके पास आपके रूफटॉप गार्डन का है। ओके, चलो, अब इस रूफ टॉप के गार्डन में आपने किस तरह से डिवीजन करना है कि आपको यहाँ इस वाले एरिया में कौन कौन से प्लांट्स चाहिए, फिर इस वाले एरिया में कौन से प्लांट्स चाहिए, फिर इधर कौन से प्लांट्स चाहिए, इधर कौन से प्लांट्स चाहिए, इन सब चीजों के बारे में, है ना। तो उस तरह का एक लेआउट हमें डिजाइन करना है इस चैप्टर के अंदर। फिर उसके साथ हम पढ़ते हैं सिलेक्ट मटेरियल्स एंड टूल्स, कुछ मटेरियल्स भी हमें सिलेक्ट करने हैं, कुछ टूल्स हमें सिलेक्ट करने हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर पॉटिंग मिक्सचर के बारे में जानेंगे। पॉटिंग मिक्सचर क्या होता है? पॉटिंग मिक्सचर से आप समझ सकते हैं कि पॉटिंग मिक्सचर होता है सॉइल में जब हम कुछ और चीजों को ऐड कर देते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। और आपको पता है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमारा प्लांट और अच्छे से ग्रो करेगा, है ना। ओके, ये भी हमें समझ आ गया। पॉटिंग मटेरियल क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मैं आपको आगे भी समझाऊंगी, हम चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। कंडक्ट अ जर्मिनेशन टेस्ट। जर्मिनेशन टेस्ट का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सीड होता है हमारे पास, सीड अंकुरित करता है तो वही हमारा एक प्लांट बनाता है। उस सीड के अंकुरित होने को हम जर्मिनेशन कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड, है ना, जिससे कि वो प्लांट बनाएगा। ओके, चलो, तो कैसे हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा सीड जर्मिनेट हो सकता है और कौन सा सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता। अब मान लो हमारे पास 100 सीड्स हैं और 100 में से सिर्फ 80 होने हैं जिन्होंने होना है ना, मतलब जिन्होंने प्लांट्स बनाने हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम करेंगे एक जर्मिनेशन का टेस्ट कंडक्ट, है ना, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद लिखा है कि सो मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द प्लांट्स, है ना, सोइंग करनी है, बुआई करनी है, फिर उसके बाद मेंटेन करना, उसकी देखरेख करनी है प्लांट की,
और लास्ट में अपने प्लांट को थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी देना है ना, कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं हो जाए, कोई पेस्ट का अटैक नहीं हो जाए, इन सब चीजों से बचा के रखना है। ये भी समझ आ गया। फिर लास्ट में हार्वेस्ट है ना, कि आपने अपने गार्डन में कोई फ्रूट उगाया था मान लो, और अपने गार्डन के फ्रूट को आपने तोड़ा, उसको यूज कर लिया, उसको हम हार्वेस्टिंग करना कहेंगे। फिर आपने उसको स्टोर भी किया, मान लिया आपने उसको बेचना था, बेचने के पर्पज से बनाया, आपने उसको स्टोर किया कुछ टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए स्टोर करके रखा। तो कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे होगी, और है ना जो भी आपको प्रोड्यूस बन के आया किस तरह से हम करेंगे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, है ना। पैकेजिंग मतलब वही समझ लो कि पैक करके आपने बस उसको बेचना है ना, इन इजी लैंग्वेज। चलो थोड़ा सा इसको मैंने जूम इन किया। अब हम अपना चैप्टर रियल में शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ बेसिक सा पढ़ रहे थे इस चैप्टर के बारे में। अब हमें पढ़ना है रूफ टॉप गार्डनिंग का इंट्रोडक्शन, कि एनसीईआरटी आपको इंट्रोडक्शन में क्या समझाने वाली है। रूफटॉप गार्डनिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग प्लांट्स ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, स्कूल एंड बिल्डिंग। ये मैंने आपको समझा दिया कि रूफ टॉप गार्डनिंग का क्या मतलब होता है। रूफ टॉप गार्डनिंग इन्वॉल्व करता है प्लांट की ग्रोथ को। हम ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स को, है ना, हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं कहाँ पे, रूफ पे, छत पे ग्रो कर रहे हैं। और छत किसकी हो सकती है, छत किसी हाउस की भी हो सकती है, किसी स्कूल की भी हो सकती है, किसी भी बिल्डिंग की हो सकती है ना। इंस्टेड ऑफ लिविंग रूफ टॉप अनयूज्ड, they can be turned into green spaces where vegetables, fruits, herbs and flowers are grown in pots, grow bags or specially prepared bed. बहुत बड़ी लाइन है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, इंस्टेड ऑफ लीविंग रूफटॉप अनयूज्ड। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि आपके घर की जो छत है, क्या आप उस पर फ्रिज रखते हैं, या आप उस पर टेबल रखते हैं, या आप बेड रखते हैं। बहुत कम होता है ऐसा कि हम ऐसी चीजें रखते हैं। फ्रिज तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, टीवी बिल्कुल नहीं रखेंगे, अलमारी नहीं रखेंगे, इस तरह की चीजें हम नहीं रखेंगे। तो टेक्निकली अगर हम बात करें कि अपने रूफ टॉप्स को ना हम अनयूज्ड ही रखते हैं, रूफ टॉप का कोई बहुत बड़ा यूज हम नहीं करते हैं, है ना। हम अपने घर का फर्नीचर उठा के तो रूफ टॉप पे नहीं रख देते। तो क्या हो अगर आप अपने रूफ टॉप को, जो कि अनयूज्ड है, जो कि यूज में हो ही नहीं रहा है, उसका कोई यूज ही नहीं है हमारे पास, अगर हम उस अनयूज्ड रूफ टॉप को टर्न कर दे एक ग्रीन स्पेस में, है ना, हरियाली हरियाली बना दे, जहां पे वेजिटेबल्स ग्रो की जा सकती है, और फ्रूट्स ग्रो किए जा सकते हैं, और हर्ब्स और फ्लावर्स भी ग्रो किए जा सकते हैं, है ना। क्योंकि वैसे तो रूफ टॉप अनयूज था, वहां पे आपने कुछ सामान नहीं रखा था, है ना, किसी काम का नहीं था एक तरह से वो। बट उस अनयूज्ड चीज को अब हमने ग्रीन बना दिया, और हमने उसमें वेजिटेबल्स उगाए, फ्रूट्स उगाए, हर्ब्स उगाए और फ्लावर्स उगाए। अब हमने उगाए किसमें, ये भी बात कर रहे हैं। उगाए हमने जैसे कि पॉट में, ग्रो बैग्स में, या फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बेड में, है ना। पॉट में आपको बताती हूँ पॉट क्या होता है। पॉट आपने ऊपर भी देखा, अभी मैंने लिखा भी था, ये होता है ना, अच्छा मैं लिखा नहीं था, चलो ये होता है पॉट। पॉट होता है ये देखो इधर, देख पा रहे हो ना, यहाँ पे इधर। ओके, दिस इज अ पॉट, है ना, गमला, गमला कहते हैं हम हिंदी में। फिर उसके बाद ग्रो बैग्स। अब ग्रो बैग्स क्या होंगे, ये देखो यहाँ पे टर्पुलिन वगैरह के बने होते हैं, इस तरह का कोई भी बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो जिसमें हम ऐसे सॉइल डाल के, पॉटिंग मिक्सचर डाल के प्लांट को लगा देते हैं, है ना, और प्लांट ग्रो कर पाता है। तो हम पॉट में भी लगा सकते हैं किसी प्लांट को, ग्रो बैग्स में भी लगा सकते हैं, और स्पेशली प्रिपेयर्ड बेड, इस तरह का बेड देखो, ये होता है स्पेशली प्रिपेयर्ड बेड, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर में भी आप अपनी घर की छत पे आराम से प्लांटेशन कर सकते हो, है ना। चल, this practice is especially useful in cities and towns where open land for farming is limited. क्या बात की जा रही है यहाँ पे, कि ये जो प्रैक्टिस है, जो हम रूफ टॉप की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ये स्पेशली यूजफुल है कहाँ पे, सिटीज में, टाउन्स में, शहरों में, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हमारे पास लैंड बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कम लैंड होती है हमारे पास। अब आप गांव में जाओगे, गांव में तो आपको बहुत सारी लैंड मिल जाएगी, है ना, फार्मिंग के लिए। कहीं पे गेहूं उगाया है, कहीं पे कोई फ्रूट उगाया है, वेजिटेबल उगाई है, बहुत एरिया मिल जाता है। बट सिटीज और टाउन में इस तरह का एरिया फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है, और आप ये भी कह सकते हैं कि होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है।
तो ऐसी सिचुएशन में जब सिटीज और टाउन में आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फार्मिंग एक्टिविटी जहां लिमिटेड है सिटीज और टाउन की, वहां पे आप रूफ टॉप गार्डनिंग कर सकते हैं, है ना। आप अपनी घर की छत पे उगा लो, मस्त उगा लो, कुछ फ्रूट्स लगा दो वहां पे, वेजिटेबल्स लगा दो, आराम से आप खा सकते हो। फिर बात की जा रही है कि रूफ टॉप गार्डन्स रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मार्केट प्रोड्यूस। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी वेजिटेबल अपने घर पे उगाएंगे, है ना, तो आपकी मार्केट पे भी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। अगर मान ले आपने ब्रिंजल उगाया अपने घर पे, है ना, एग प्लांट उगाया, तो एग प्लांट अगर आपने अपने रूफ टॉप पे उगा लिया तो आप मार्केट से क्यों खरीदने जाएंगे, आपने तो घर पे उगा लिया। तो रूफ टॉप गार्डन इस तरह से रिड्यूस कर देता है हमारी डिपेंडेंस कहाँ पे, मार्केट के प्रोडक्ट पे। ओके जी। और साथ ही साथ एयर की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है, और जो बिल्डिंग है ना उसको कूलर बना के रखता है। क्या होता है, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, ये आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको हल्का हल्का सा ठंडा करके रखते हैं, है ना। तो क्या होता है कि अगर हम अपनी बिल्डिंग के रूफ पे, मतलब बिल्डिंग के छत पे हम इस तरह के प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, तो हमारी बिल्डिंग का टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम रहता है। ओके जी। और स्पेशली ड्यूरिंग समर, समर में तो आपको पता है कितनी गर्मियां हो जाती हैं, तो समर में अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो सकती है तो कितना मजेदार है ना वो। while मेकिंग द सराउंडिंग ब्यूटीफुल, और ऑब्वियसली सराउंडिंग को ब्यूटीफुल तो बना ही रहे हैं, हमें इतना खूबसूरत लगता है देखने में। दिस चैप्टर डिस्कसेस द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ पॉट ऑन रूफटॉप balconies एंड टेरेस, है ना। अब इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे प्रोसेस को जहां पे प्लांट को ग्रो किया जाएगा पॉट पे, है ना। ऐसे गमले वगैरह में, गमले टाइप में हम प्लांट को ग्रो करने वाले हैं, कहाँ पे, या तो हम रूफ की टॉप पे करेंगे, या हम बालकनी में करेंगे, या हम टेरेस पे करेंगे, है ना जी। द yield of such a garden varies based on the type of plant, gardening method use and care। तीन चीजों पर डिपेंड करता है ना। और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, पर मेन हमने यहाँ पे तीन लिए हैं कि जो ईल्ड होती है ना, हमारी जो पैदावार होती है कि कितने फ्रूट्स हमें मिलते हैं, कितना वेजिटेबल हमें मिल पाता है, वो डिपेंड करता है और वो वेरी करता है कि किस तरह का प्लांट हमने वहां पे उगाया है ना। पहला हम ये उस पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का प्लांट है, लीफी ग्रीन है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, किस तरह का प्लांट है उस पर डिपेंड करेगा। फिर क्या गार्डनिंग मेथड है आपके पास, गार्डनिंग मेथड आप क्या यूज कर रहे हो, आप सॉइल किस तरह की यूज कर रहे हो, पॉट क्या है आपका, है ना। पॉट बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, या आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैग है, बैग में उगा रहे हो किसी को, किसी प्लांट को, है ना, या फिर ऐसे बेड पे उगा रहे हो, तो उन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। ओके। गार्डनिंग मेथड यूज हमने यहाँ पढ़ा, और केयर, ऑब्वियस सी बात है कि आप कितनी केयर रख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसको पानी नहीं दे रहे हो ढंग से, है ना, या उस पर पेस्ट अटैक हो गया और आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम करेगा। फिर से बता देती हूँ कि ईल्ड ऑफ सच अ गार्डन वेरीज, जो इस तरह के गार्डन होते हैं उनकी ईल्ड वेरी करती है, किस पे, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्लांट, किस तरह का प्लांट यूज किया गया है, कि लीफी ग्रीन है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, इस तरह पर डिपेंड करेगा। गार्डनिंग मेथड आपने क्या यूज किया, आपने सॉइल पॉट में ली, है ना, या फिर आपने बेड पे ली, बैग में ली, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। फिर वाटर बेस्ड सिस्टम, वाटर का किस तरह का सिस्टम आपने मैनेज किया हुआ है और आपने कितनी केयर रखी है ना। आगे बात करें कि हाउ एवर इवन अ स्मॉल स्पेस ऑफ जस्ट 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर मीटर ऑन अ रूफ टॉप कैन ईल्ड अबाउट 10 kg ऑफ वेजिटेबल इन अ ईयर। ठीक है। ये बात की जा रही है कि अगर मान लीजिए एक स्मॉल सा स्पेस भी होता है ना, अगर हमारे पास सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर का, तो अगर हम अपने रूफ टॉप गार्डन के सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर के एरिया को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो हम 10 kg ऑफ वेजिटेबल या इससे ज्यादा भी एक साल में उगा सकते हैं बहुत इजीली, है ना। 10-10 kg ऑफ वेजिटेबल का आप हिसाब लगा लें कि कितना ज्यादा होता है, एंड आपका लगभग एक महीने का राशन तो आप ऐसे समझे, है ना, कि एक महीने में जितनी वेजिटेबल्स हैं आपको नहीं खरीदनी पड़ेंगी। 10 kg की वेजिटेबल्स इतनी तो हो ही जाती है कि आपका एक महीने का चल पड़े। तो कितनी अच्छी चीज है ये, कि आप ये सोचे कि सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर के रूफटॉप के गार्डनिंग पर आप 10 kg ऑफ वेजिटेबल्स या उससे ज्यादा भी एक साल में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, है ना। इजंट इट फैसिनेटिंग। चलो आगे पढ़ते हैं। प्रोसेस चार्ट, है ना, प्रोसेस चार्ट के बारे में अब थोड़ा सा जानेंगे, प्रोसेस चार्ट क्या होता है। उससे पहले हम देखने वाले हैं स्कोपिंग प्रोजेक्ट को। ओके। चलो, डिसाइडिंग द स्कोप ऑफ द वर्क मीन्स दैट डिसीजन नीड्स टू बी टेकन रिगार्डिंग द फॉलोइंग।
ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको डिसाइड करना है स्कोप को, कि आपको स्कोप का डिसीजन लेना है कि कितना वाइड स्कोप है ना, किस तरह का स्कोप है मतलब, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, है ना, रिगार्डिंग द फॉलोइंग। कुछ नीचे जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको कुछ डिसीजंस पहले लेने पड़ेंगे। उन डिसीजंस को लेने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना स्कोप है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको किस तरह के डिसीजंस लेने। फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्रूट ग्रो करना है या आपको फ्लावर ग्रो करना है। अगर आप फ्रूट ग्रो कर रहे हैं तो आप उसे सब्जी मंडी वगैरह में बेचेंगे, है ना, जहां फ्रूट बिकते हैं। अगर आप फ्लावर ग्रो कर रहे हैं तो आप बुकेज वगैरह जो बनते हैं, है ना, या फिर जो एनिवर्सरीज होती हैं जहाँ पे भी फ्लावर्स यूज किए जाते हैं, वहां पे आप उन्हें बेचेंगे, वहां वो यूजफुल होंगे। तो इस तरह से स्कोप जो है वो थोड़ा वेरी कर जाता है ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह का प्लांट आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है जी। चलो, पहली आती है पॉइंट आपकी, विच प्लांट शुड बी ग्रोन। अभी मैंने यही एक्सप्लेन किया कि किस प्लांट को आपने ग्रो करना है ना। यहाँ पे इन्होंने एग्रोक्लाइमेटिक का रिलेशनशिप बताया है, मैंने आपको वो फ्लावर और फ्रूट से भी कंपेयर कर दिया, है ना। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं, विच प्लांट शुड बी ग्रोन, किस तरह का प्लांट आपने ग्रो करना है। रेफर टू द डिसीजन ऑन एग्रोक्लाइमेटिक रिलेशनशिप इन चैप्टर 1 टू आइडेंटिफाई व्हाट यू कैन ग्रो। ओके, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। आपको याद होगा कि जब हमने पिछला वाला चैप्टर पढ़ा था, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना, है ना, अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। अगर आपने वो अभी तक पढ़ के आए हो और अगर आप उसको पढ़ने के बाद ही पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि हमने एग्रोक्लाइमेटिक रिलेशनशिप के बारे में जाना था। थोड़ा सा हमने ये भी देखा था कि जो एग्रीकल्चर होता है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, है ना। आप जो सर्दियों में ग्रो होने वाली सब्जियां हैं उनको गर्मियों में ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खरीफ, ज़ैद, राबी मैंने आपको समझाया भी था। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि आप रेफर करिए डिस्कशन को जो कि एग्रोक्लाइमेटिक रिलेशनशिप के ऊपर आपने चैप्टर 1 में की थी, है ना। इंश्योर दैट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिलेक्टेड प्लांट इज 2 to 3 months। आपको ये इंश्योर करना रहता है कि 2 से 3 मंथ में उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इतना ही आपका प्रैक्टिकल रहता है ना। अगर आप ये देखें कि वो 2 साल में कंप्लीट करेगा तो आप तो भी 9th में, आप जब +1 में होंगे जाके तब तक वो कंप्लीट हो पाएगा, है ना, ऐसा नहीं करना है। चलिए, अदर कंसिडरेशन इंक्लूड्स, अदर कुछ चीजें जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है स्कोप को डिसाइड करने के लिए, वो है कि अमाउंट ऑफ सनलाइट रिक्वायर्ड, कि कितनी सनलाइट रिक्वायर्ड है, कितनी सनलाइट चाहिए हमारे प्लांट को, है ना। वही आप सर्दी गर्मी वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो सर्दियों में ग्रो होते हैं प्लांट, उनको ऑब्वियस सी बात है इतनी ज्यादा तेज वाली रोशनी नहीं चाहिए, है ना, और इतनी तेज धूप भी नहीं चाहिए उनको, हल्का ठंडा ठंडा सा चाहिए उनको एनवायरमेंट। ओके, तो अमाउंट ऑफ सनलाइट रिक्वायर्ड ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें टेक केयर करनी पड़ती है। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, अब कुछ प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, कुछ को थोड़ा कम चाहिए होता है। यू शुड सिलेक्ट प्लांट दैट रिक्वायर लिटिल वाटर। अब यहाँ पे लिखा गया है कि आपको इसी तरह के प्लांट्स को सो करना है, इसी तरह के प्लांट्स को उगाना है जो प्लांट बहुत लिटिल वाटर लेते हैं, कम कम पानी लेते हैं। अगर मान ले कोई प्लांट बहुत ज्यादा पानी लेता है तो आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको तो फिर सारा दिन उसको पानी देते रहना पड़ेगा, पढ़ाई कब करेंगे, है ना, इशू हो जाएगा। तो आपको ऐसा ही प्लांट सिलेक्ट करना है। इन्वेस्टमेंट इन पॉट या फिर कंटेनर, आपको अच्छे पॉट में या अच्छे कंटेनर में इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छा पॉट या अच्छा कंटेनर आपको खरीदना है। सॉइल और एनी अदर ग्रोइंग मीडिया टू बी यूज्ड, है ना, आपको ये भी ख्याल रखना है कि किस तरह की सॉइल आप यूज कर रहे हैं, और या फिर अगर सॉइल के अलावा आप कोई और ग्रोइंग मीडिया यूज कर रहे हैं तो उसका भी आपको ख्याल रखना होता है। वेट ऑफ पॉट, पॉट का वेट क्या है, कितना भार है पॉट का, बहुत भारी तो नहीं है, या बहुत बिल्कुल ही छोटा सा पॉट है उसमें तो आ ही नहीं रही है, सॉइल ही नहीं आ रही है ना, तो प्लांट क्या ग्रो करेगा उसमें। एंड एनी अदर स्पेसिफिक पॉइंट ब्रॉट अप बाय द टीचर और एक्सपर्ट, और या फिर कोई और अदर ऐसे आपको पॉइंट पता लगता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपके टीचर, एक्सपर्ट या आपको खुद भी अगर कोई आइडिया है तो आप बता सकते हैं, है ना। व्हाट इज यूजफुल, आपको इसके लिए भी देखना पड़ेगा कि यूजफुल क्या है। You need to decide, for example, vegetables for the midday meal or flowers during the festival or wedding season। हम यहाँ पे एक्चुअली में बात क्या कर रहे हैं, आप कहीं भूल तो नहीं गए, हम बात कर रहे हैं स्कोपिंग की, है ना, कि कितना स्कोप है। हम डिसाइड कर रहे हैं कि स्कोप कितना है, पर स्कोप के डिसीजन से पहले हमें कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसी स्कोप के डिसीजन के हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने
किस तरह से अपनी वेजिटेबल्स या अपने फ्लावर्स वगैरह को ग्रो करना है। अगर तो देखो हम वेजिटेबल ग्रो करेंगे तो हम उसको मिड डे मील वगैरह में दे सकते हैं, है ना, मिड डे मील में वो यूजफुल हो सकता है। अगर हम फ्लावर्स ग्रो करेंगे तो वो फेस्टिवल्स में, वेडिंग सीजन में, एनिवर्सरीज होती हैं, पार्टीज होती हैं, उनमें यूज हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको स्कोप बताना है वेजिटेबल वाले प्लांट्स का, तो आप बताएंगे कि वो मिड डे मील में, फूड में, है ना, या फिर ढाबाज रेस्टोरेंट में आप बताएंगे। अगर आप फ्लावर्स वाले प्लांट के बारे में बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि फेस्टिवल में, वेडिंग सीजन में, एनिवर्सरीज में, पार्टीज में यूज होते हैं। तो दोनों का स्कोप अलग हो जाएगा, है ना। मे बी आप समझ पा रहे होंगे। यही बात की हमने यहाँ पे वेजिटेबल फॉर मिड डे मील एंड फ्लावर ड्यूरिंग द फेस्टिवल और वेडिंग सीजन। ओके, नेक्स्ट, वेयर शुड दे बी ग्रोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कहाँ उनको ग्रो करना है। You will also need to decide where to create the garden and how many pots can be placed in the available space. आपको ये भी तो डिसाइड करना है। सारी चीजें तो हमने डिसाइड कर ली कि ऐसा होगा, सनलाइट, वाटर, वेजिटेबल करनी है, फ्लावर्स करना है, क्या करना है। अब पहले आप ये तो डिसाइड करो कि उनको आप ग्रो कहाँ करने वाले हो। हमने बाकी सब तो चीजें सिलेक्ट कर ली है, अच्छे से देख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने किस जगह पे उनको ग्रो किया जाने वाला है उसका डिसीजन लेना है आपने, है ना। पॉट में ग्रो करने वाले हैं आप उन्हें, है ना। ऊपर दिखाया था मैंने पॉट, फिर से एक बार ले जाती हूँ आपको। पॉट तो आपने देख लिया, ये देखो बैग में ग्रो करना है, ये बैग है। बेड पे ग्रो करना है, ये बेड है ना। इन सब चीजों के बारे में आपको डिसीजन लेना होता है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस चैप्टर के पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। चलो, पोर्टफोलियो, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ो, पोर्टफोलियो में आपको आगे समझाने वाले हो। ओके, विच प्लांट विल यू ग्रो, जस्टिफाई योर चॉइस। कौन सा प्लांट ग्रो करना है भाई आपने, आप अपनी चॉइस के बारे में बताइए, ये पूछा है हमें यहाँ से। चलो, ये है आपका पोर्टफोलियो। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको अपने टीचर को दिखाना है कि इस तरह का पोर्टफोलियो आपको टीचर ने बोला था कि बना के लाओ, तो आप एज इट इज ये बता सकते हैं। ओके, अभी मैं बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही हूँ इस वीडियो के लिए, जस्ट बिकॉज कि मुझे ऐसा लगता है कि नया नया आपको इंट्रोड्यूस हुआ है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो भी मैंने खुद से सारे पोर्टफोलियो डिजाइन किए, बाद में नहीं बताऊंगी मैं, जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा आपसे जो जूनियर बच्चे हैं उनको बताया जाएगा, है ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। विच प्लांट विल यू ग्रो, ये पूछा गया है कि कौन सा प्लांट आप ग्रो करने वाले हैं, ठीक है जी। फॉर माई रूफ टॉप गार्डन, अपने रूफ टॉप गार्डन के लिए मैं मिक्स वेजिटेबल, बहुत सारी वेजिटेबल, हर्ब्स, प्लांट, फ्रूट्स, इन सबको मैं ग्रो करने वाली हूँ, है ना। दीज प्लांट्स आर इजी टू मेंटेन, और जो यहाँ पे हमने प्लांट सिलेक्ट किए हैं ये बहुत इजी टू मेंटेन है ना। आप देखते रहना साथ साथ में। रिक्वायर्ड लेस स्पेस, बहुत कम स्पेस लेते हैं, और सूटेबल है ग्रोइंग के लिए, कहाँ पे, पॉट में या कंटेनर में, किसी के लिए भी। चलो, पहले हम बात करेंगे टमेटो की, टमाटर की, है ना। टमाटर नहीं लिखा, स्पिनच के आगे तो पालक, धनिया ये सब लिखा है, टमाटर नहीं लिखा, आप लिख देना, हिंदी में भी लिख देना टमाटर, है ना। टमेटो इज इजी टू ग्रो, टमेटो बहुत इजी होता है ग्रो करना, रूफ टॉप वगैरह में अच्छे से इसको ग्रो किया जा सकता है ना। फ्रेश होता है, हेल्दी वेजिटेबल कंसीडर किया जाता है, इसको सैलेड की तरह भी खा सकते हैं आप। ओके जी, और यहाँ पे क्या बात लिखी गई है कि ग्रो वेल इन कंटेनर्स विद एडिक्वेट सनलाइट, और पानी के लिए ऐसा नहीं होता कि इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होगा, चाहिए होता है, काफी चाहिए होता है, बट इतना ज्यादा नहीं कि आप दे ही ना पाए, है ना, कि आपको दिन में 10 बार पानी देना पड़ रहा है, इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। स्पिनच की बात करो, पालक की, स्पिनच ग्रो क्विकली एंड इज रिच इन आयरन एंड विटामिन, आयरन और विटामिन में रिच होती है स्पिनच, है ना, स्पिनच में बहुत ज्यादा होता है। लेस स्पेस चाहिए होता है इसको, एंड कैन बी हार्वेस्टेड सेवरल टाइम्स, बहुत सारे टाइम्स इसको आप फिर हार्वेस्ट कर सकते हैं। कोरिएंडर, धनिया, धनिया को कोरिएंडर कहते हैं। कोरिएंडर इज कॉमनली यूज्ड इन कुकिंग, घर में आपको पता होगा सब्जी के ऊपर ऐसे धनिया लगाते हैं ना, धनिया वो स्प्रिंकल करते हैं, धनिया के पत्ते, अच्छा लगता है खाने में। ग्रो वेल इन स्मॉल पॉट, स्मॉल पॉट्स में इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इट हैज अ शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड, छोटा सा ग्रोइंग पीरियड होता है इसका, और बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाता है, एंड इजी टू मेंटेन होता है। फिर पुदीने की बात कर रहे हैं हम, मिंट पुदीना, मिंट इज अ फास्ट ग्रोइंग हर्ब, बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, एंड नीड्स लिटिल केयर, थोड़ी सी केयर में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। ये यूजफुल होती है ड्रिंक्स के लिए, है ना, आपने सुना होगा पुदीना वाटर बनाते हैं कई लोग, बहुत टेस्टी भी होता है वो। चटनी के लिए इसको यूज किया जाता है, और अदर डिशेस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके जी, मैरीगोल्ड, ये फ्लावर देखो, मैरीगोल्ड एड्स अ ब्यूटी टू द रूफटॉप गार्डन। मैरीगोल्ड जो हमने यहाँ पे ग्रो करना है, हमने उसको मेजरली ब्यूटी के लिए ग्रो करना है, सुंदरता के लिए, है ना। एंड हेल्प्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर, और ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस सर्टेन पेस्ट, और कुछ पेस्ट भी होते हैं ना जो कीट वगैरह आ जाते हैं, उनको भी ये नेचुरली ही
कम कर देता है, उनको किल कर देता है एक्चुअली में, है ना। चलो कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, आई हैव सिलेक्टेड दीज प्लांट्स, मैंने ये प्लांट्स क्यों सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये इजी टू ग्रोथ है, ओके, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर था, बोथ न्यूट्रिशनल एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स थे इन प्लांट्स के, रूफटॉप गार्डन विद प्लांट्स, हर्ब्स, वेजिटेबल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्या करती हैं, इंप्रूव करती है एयर की क्वालिटी को, हीट को रिड्यूस करती है, हमने बात की थी ना कि कूल कर देती है थोड़ा, और प्रोवाइड करती हैं हमारे पास फ्रेश प्रोड्यूस फॉर द फैमिली, ओके। चलो पोर्टफोलियो हो गया आपका, इस तरह से आपको क्रिएट करना होता है ना। अगर आपको आपके टीचर बोलेंगे किस तरह के पेज पे बना के लाए, तो थोड़ा यहाँ डायग्राम सा बना दो, ओके, इस तरह के ऐसे बना दो, यहाँ पत्ते पत्ते बना दो, नहीं भी बनाने, बिल्कुल सिंपल बनाने, तो इस तरह लिख के ऐसे एक ऊपर बॉक्स बना के यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना, थोड़ा सा ये इंट्रो लिख देना, फिर वेजिटेबल्स के बारे में बताना, और यहाँ पे नीचे कंक्लूजन लिखना। पोर्टफोलियो में कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी होता है, ओके जी। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे मेकिंग द प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट को किस तरह आपने बनाना है उसके बारे में अब आप देखने वाले हैं। द प्रोसेस चार्ट लिस्ट्स ऑल द टास्क यू विल डू अलोंग विद एस्टिमेटेड डेट्स ऑफ कंप्लीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रोसेस चार्ट है ना, ये आपके पास ये लिस्ट करता है बाकी सारे के सारे टास्क को जो आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं, आपको जितने भी टास्क करने हैं ना, आपको जितने भी टास्क परफॉर्म करने होंगे, उनके साथ उनकी एस्टिमेटेड डेट भी लिखी गई है ऑफ कंप्लीशन, कब वो कंप्लीट हुए हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उनके साथ रखी है ना। चलो इसको भी मैं समझाती हूँ, इमेज से समझाऊंगी। चलो ओके ठीक है, टास्क फॉर रूफटॉप गार्डनिंग, लेआउट ऑफ रूफटॉप गार्डन, ओके। पहला हमने लेआउट ऑफ रूफटॉप गार्डन करना था। डेट क्या थी इसकी, आपने क्या करना है ना, ये अपने हिसाब से डेट लिख देनी है, जो भी आपको डेट लगेगी, ओके जी। जो भी आपको लगेगा, लगेगा नहीं मतलब जब भी आपकी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है तो आपको उस हिसाब से ये डेट्स लिखनी है ना। फिर भी अगर आपको एक एस्टिमेट चाहिए था कि मैम आप बता दो कि किस तरह डेट लिखनी है, तो इस तरह मैंने आपको बता दिया है ना। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना दो चीजें आएंगी। पहला तो आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस बच्चे ने ली है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। दूसरी चीज आप जो बता सकते हैं वो ये बता सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम दोनों चीजों को यहाँ पे बताने वाले हैं ना। ये सेल्फ सेल्फ काट देना। आपको अगर टीचर बोलेंगे कि इस वाले जो आपका ये बॉक्स है, इस वाले में आपने ये लिखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बच्चे ने परफॉर्म की है, अगर आप ग्रुप में करें तो आप उस बच्चे का नाम लिखेंगे और ये लिखेंगे कि उस बच्चे ने क्या एक्टिविटी यहाँ पे की है, ठीक है। लेआउट किया है पहले हमने रूफटॉप गार्डन का, तो मान लो ये सबने किया है ना, तो आप यहाँ पे लिख देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, ग्रुप की थी, ऑल ग्रुप की। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमने जो रूफ टॉप का जो लेआउट तैयार किया वो हमने प्लांट्स के हिसाब से तैयार किया है ना। हमने थोड़ा उसमें एरिया भी रखा घूमने फिरने के लिए कि हम थोड़ा एरिया भी कर सकें, वॉकिंग एरिया रखा, और प्लांट्स को अच्छे से सनलाइट मिल पाए, पानी मिल पाए, इसकी हमने अच्छे से टेक केयर की। सॉइल टेस्टिंग एंड पॉटिंग मिक्सचर प्रिपरेशन, ये भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हो। अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन मैं बता रही हूँ कि आप ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे होंगे ये, है ना, तो आपने अगर किसी बच्चे को ये एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ था कि ये वाला पोर्शन आपने करना है, तो आप उन 2-3 बच्चे जितने भी थे उनका नाम लिखेंगे और उन्होंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म की ये आप लिखने वाले हैं। सॉइल टेस्टिंग एंड पॉटिंग मिक्सचर, सॉइल की आपने टेस्टिंग क्या की, आपने ये देखा कि उसमें कंकड़ पत्थर तो नहीं थे, क्या आपने उनको हटाया, कुछ पॉटिंग मिक्सचर आपने उसमें ऐड किया, कुछ फर्टिलाइजर ऐड किया, कुछ मेन्योर खाद वगैरह आपने ऐड की, है ना। इस तरह की चीजें लिखनी है आपने कि यस, फॉर एग्जाम्पल रोहित एंड फॉर एग्जाम्पल सुनीता, है ना, रोहित एंड सुनीता, उन्होंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि उन्होंने मेन्योर डाला, फर्टिलाइजर डाला और सॉइल को टेस्ट किया अच्छे से, पॉटिंग मिक्सचर अच्छे से तैयार किया। जर्मिनेशन टेस्ट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जर्मिनेशन टेस्ट कैसे होता है। यहाँ पे आप वैसे ही लिखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जर्मिनेशन टेस्ट में आप लिख देंगे कि हमने NaCl वाले पानी में सीड्स को डाला और जो सीड्स खराब थे वो ऊपर तैरने लगे, और जो नीचे थे, है ना, नीचे जो सेटल डाउन सीड्स थे वो ठीक थे। फिर नीचे सेटल डाउन सीड्स को हमने वॉश किया पानी में और उनको फिर हमने जर्मिनेशन के लिए यूज किया, ठीक है जी। चलो सोइंग के लिए अगेन आपने नाम लिख देना है बच्चे का जिसने भी ये एक्टिविटी की होगी, है ना, जिसको आपने, अगर ये पूरे ग्रुप ने साथ में किया तो आपने लिख देना है होल ग्रुप, है ना, या फिर फुल ग्रुप या कुछ भी इस तरह से ग्रुप लिख देना है सिर्फ आपने, ओके।
ग्रुप लिखना है, उसके साथ लिखना है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने की सोइंग की। आपने सोइंग में डिस्टेंस देखा पहले कि जो 2 बीज हैं उनके बीच में आपने एक्यूरेट डिस्टेंस रखा है। ऐसा तो नहीं कि 2-2 बीज आपने बिल्कुल साथ-साथ चिपका के लगा दिए हैं, है ना? तो उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएँगे। और आपने ऐसा तो नहीं कि बस उनको ज़मीन पे स्प्रिंकल किया हुआ है, उनके ऊपर आपने मिट्टी नहीं रखी तो जो बर्ड्स वगैरह आते हैं, वो उन बीज को ना खा जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखा है ना? ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। मेंटेनेंस तो सबसे ईज़ी है। यहाँ पे भी वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको अपने हिसाब से लिखना है कि किस तरह आपने काम डिवाइड किया है। और इरिगेशन और वीडिंग के लिए इरिगेशन की बात करते हैं कि मेंटेनेंस क्या हमने आप ऐसे लिख सकते हो कि हमने हर एक बच्चे की डेली रूटीन बनाई थी कि आपने डेली मतलब ऐसे कंसेक्यूटिव डेज पे बनाई थी, है ना? प्लांट्स के लिए तो वो डेली हो गया कि प्लांट को डेली पानी चाहिए, पर आपने बच्चों की कंसेक्यूटिव डेट्स पे बनाई थी कि पहले फर्स्ट डे में पहले 3 बच्चे देंगे, सेकंड डे पे बाद के 3 बच्चे देंगे, है ना? इस तरह से आप इरिगेशन देंगे, है ना? पानी देंगे मतलब, है ना? प्लांट्स को पानी देना। और वीडिंग के लिए भी वही कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बच्चों को कि वीडिंग जो आस-पास में अनवांटेड प्लांट्स हो गए हैं, आपके डिजायर्ड प्लांट के आस-पास जो अनवांटेड प्लांट्स हो गए हैं, उसको आपने टेक केयर किया, उसको उखाड़ा और उसको फेंक दिया, है ना? उखाड़ के फेंक दिया बस आपने। वो होता है वीडिंग करना। तो वीडिंग आपने कैसे की? वीडिंग के लिए भी आपने कुछ बच्चे को असाइन किया कि पहले 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि वीड तो नहीं ग्रो हो रही, अगर हो रही है तो आप उसको बाहर निकाल देंगे, फेंक देंगे या उसको क्लीन आउट कर देंगे। दूसरे हफ्ते में बाकी के ग्रुप के जो बच्चे हैं वैसे करेंगे, इस तरह से हो सकता है ये। ओके। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि आप अपने ग्रुप में ही मान लो आपके 10 बच्चों का ग्रुप है, 5-5 में आपने डिवाइड कर दिया है। अगर ऐसे किया है आपने, है ना? या फिर किसी और एक ही बच्चे ने किया है तो एक ही का एग्जांपल लेना है। तो अगर आपने ऐसे किया है तो पहले के ग्रुप के पहले के जो डिवीजन था, पहले वाले जो 5 बच्चे थे उनको आपने बोला कि पेस्ट अगर उस पे अटैक हो रहा है तो तुम्हें चेक करना है और उसके लिए मेजर लेने हैं, है ना? पेस्टिसाइड वगैरह डालना है। और नहीं है तो आपने फिर दूसरे वाले हफ्ते में चेक करना है ना? कि दूसरे वाले हफ्ते में तो नहीं आ गया। ग्रोथ वगैरह को मॉनिटर करना है। इसमें भी आप एवरीडे बच्चों की बारी लगा सकते हो या फिर आप ये कर सकते हो कि पूरा ग्रुप ही उसको देख रहा है कि आप रोज मॉनिटर कर रहे हो। रोज मॉनिटर करना कई बार इतना अच्छा डिसीजन नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो, वीकली मॉनिटर कर सकते हो या हर 2 दिन बाद, हर 5 दिन बाद मॉनिटर कर सकते हो। सबसे बेस्ट रहता है वीकली मॉनिटर करना, है ना? तो आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है यहाँ पे कि आपने एक डायरी मेंटेन की है, उसमें आप एवरी वीक यहाँ पे लिखते हो कि आपने किस तरह से उसकी ग्रोथ को मॉनिटर किया और क्या-क्या आपने उसको न्यूट्रिएंट दी, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना? खाद वगैरह दी, मैन्योर दिया, काऊ डंक वगैरह होता है ना, वो दिया। हार्वेस्टिंग के बारे में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि हार्वेस्ट हमारे रूफटॉप से आया, है ना? अब हार्वेस्ट आया, ऐसा तो नहीं है कि आज हमने टोमेटो तोड़ा और आज ही हम उसको यूज़ कर लेंगे, हो सकता है हम उसको कल यूज़ करें। तो उस टाइम तक, वो 1-2 दिन के पीरियड तक, जब तक आपने वो हार्वेस्ट जो आपके पास आया उसको तोड़ा है और जब उसको यूज़ किया है, तो उसमें जितने भी दिन का डिस्टेंस होगा ना, जितने भी दिन का टाइम होगा, तो उस टाइम में कहीं वो फ्रूट खराब ना हो जाए, इसका भी तो टेक केयर करना पड़ेगा। तो हार्वेस्टिंग में कौन टेक केयर करेगा? वो भी आप लिख सकते हो, है ना? और हार्वेस्टिंग करनी कैसे है, किसने तोड़ा है वो प्लांट, मतलब किसने तोड़ा है वो फ्रूट जो हमारे पास लगा था, वो टमेटो किसने तोड़ा, है ना? तोड़ा मतलब कि वो टमेटो प्लांट से अलग करके आपने हार्वेस्ट करके रख लिया, है ना? तो ऐसे आपने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको अलग किया है, आपने सिजर्स लिए थे या आपने बहुत नाइसली आपने प्रेस नहीं किया ज्यादा जोर से, कहीं खराब ना हो जाए, है ना? ट्री को आपने नुकसान नहीं पहुंचाया, इन सब चीजों को। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में इसमें भी आप लिख सकते हैं कि किसी बच्चे के आपने फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी, आपने उस बच्चे का नाम यहाँ पे लिख दिया और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई आपने कि वो पैकिंग में बहुत अच्छे से टेक केयर करेगा, पैकिंग वही करेगा, है ना? इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, चलो आगे हम बात करने वाले हैं अपने साइट विजिट की। यही सब वो पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं ना, एक्सप्लेन किए अभी। चलो, मेन वैसे इसमें पोर्टफोलियो होता है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था कि किस तरह से चीजें आप कर सकते हो। ओके, साइट विजिट। अब साइट विजिट की बात करते हैं कि जहां पे वो रूफटॉप गार्डनिंग हो रही है वहां जाके आपको विजिट करना है। यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर, कोई एक्सपीरियंस्ड अगर प्रैक्टिशनर है जो प्रैक्टिस कर रहा है ना, उनसे सीखने के लिए आप विजिट करेंगे रूफटॉप गार्डन्स को, किसके साथ, अपने टीचर के साथ। पॉसिबल साइट विजिट, जो पॉसिबल साइट विजिट है जहां जहां आप जा सकते हो, वो इंक्लूड कर सकते हैं कोई रेजिडेंस, किसी का घर हो सकता है, ऑफिस वगैरह हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, होटल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जहां पे ये रूफ टॉप गार्डनिंग की जा रही हो,
है ना, दैट हैव डेवलप्ड रूफटॉप गार्डनिंग। ये होता है साइट विजिट। मतलब आपने जो भी एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर हैं जो कि उसको ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आपने उनसे बात करनी है, उनसे आपने सीखना है और उनको आपने विजिट करना है और देखना है कि वो अपने रेजिडेंस में, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में किस तरह से रूफटॉप गार्डनिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने देख लिया। अब एक और पोर्टफोलियो है आपके पास, इसके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। चलो, नोट योर ऑब्जर्वेशन विद रेफरेंस टू टेबल 2.2। आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है विद रेफरेंस टू टेबल 2.2 की रेफरेंस के हिसाब से। गाइडलाइंस फॉर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग साइट विजिट। कुछ यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दी गई हैं ऑब्जर्वेशन जो आपने परफॉर्म करनी है अपनी साइट विजिट के टाइम पे, तो उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि आपको किस तरह ऑब्जर्व करना है और क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको नोट करनी है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या डिस्कशन पहले होगा प्रोसेस फॉलोड। ओके, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, की स्टेप्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, क्या उसके की स्टेप्स हैं, क्या क्या आपने स्टेप्स परफॉर्म किए और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये होगा प्रोसेस फॉलो में कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो हुआ, किस तरह से वो स्टेप्स थे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। टूल और मटेरियल की बात करें तो मटेरियल यूज्ड एंड देयर स्टोरेज, है ना, क्या मटेरियल हमने यूज किया है और उसकी स्टोरेज किस तरह हमने की है। टूल्स यूज, क्या क्या टूल्स को यूज किया गया है और उनकी मेंटेनेंस हम किस तरह करेंगे। सेफ्टी प्रोटोकॉल की बात करें, इसमें आता है कि आपने जो टूल्स हैं उनको बहुत करेक्टली यूज करना है, प्रिकॉशंस रखने हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं। ऐसा ना हो कि आप टूल्स यूज कर रहे हैं और आपके हाथ में चोट लग जाए, है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसका ख्याल रखना है। फिर शेड्यूल की बात की गई है यहाँ पे। शेड्यूल में आता है फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ की टास्क। शेड्यूल बनाया आपने कि आपने कब जाना है, कब टास्क परफॉर्म करना है और कितनी बार आपने विजिट करना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही आ गया कि आपने जो एक एरिया सिलेक्ट किया था कि वहां आप वो एक्टिविटी करने वाले हैं, तो कितनी बार आपने उस जगह को विजिट करना है और कब कब विजिट करना है, क्या क्या टाइम रहेगा उसका, है ना, कितने टाइम आप जाएंगे वहां पे, देखेंगे, टाइमिंग्स क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में शेड्यूल बनाना है। फिर क्वालिटी क्राइटेरिया। क्वालिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी फॉर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। क्या क्या क्राइटेरिया रह सकता है, इनपुट किस तरह करनी है आपने, प्रोसेस क्या परफॉर्म होने वाला है और आउटपुट कैसे रहने वाली है। टेक्नोलॉजी यूज में डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल होना है, ऐप यूज का इस्तेमाल होना है, इन सब के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में बताना है। चलिए, थिंक ऑफ एनी अदर पॉइंट फॉर ऑब्जर्वेशन। आप सोच सकते हैं किसी और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के लिए कोई और पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है कि ये भी मैम हम कर सकते हैं इस तरह की कोई चीज वाइल विजिटिंग द साइट, साइट को विजिट करते टाइम जो भी आपके पॉइंट ऑब्जर्वेशन आ रहा है आपके दिमाग में ना, पॉइंट फॉर ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ऑब्जर्वेशन के लिए कोई पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस की, प्रोड्यूस की किस तरह की क्वालिटी है, कनेक्ट विद नेचर, नेचर से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप, अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना, अपॉर्चुनिटी क्या है एम्प्लॉयमेंट के लिए कि आप अगर अपने रूफ टॉप पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो किस तरह आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में फिर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। प्रोड्यूस की क्वालिटी किस तरह से चेक होगी, उन सब के बारे में आप लिखेंगे। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकता है, हो सकता है आपका गार्डन बहुत बड़ा हो तो आपने एक इंसान को वहां पे अपॉइंट कर दिया है ना, वो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसने क्या करना, उनका टेक केयर करना, उनको पानी देना है, तो अर्निंग वगैरह भी हो सकती है उससे। और अर्निंग दूसरे तरीके से भी हो सकती है कि आपने जो प्रोड्यूस लगाया, आपने जो प्रोड्यूस आपको मिला, आपने उसको बेच दिया, है ना, उससे आपकी अर्निंग हो गई। इन सब चीजों के बारे में भी आप देख सकते हैं उन गार्डनर से जाकर के, या फिर जहां भी आप जाएंगे ये रूफटॉप गार्डनिंग वाला प्रोजेक्ट करने, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को आपने ऑब्जर्व करना है। फिर से एक बार याद दिला देती हूँ, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है, क्या क्या हमें अपने साइट विजिट के दौरान ऑब्जर्वेशन लेनी है और उन ऑब्जर्वेशन को नोट करना है और अपनी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है ना। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स थे, वो हमने वहां पे डिस्कस करना है उनके साथ, फार्मर्स के साथ, और पूछना है उनको कि क्या क्या चीजें, क्या क्या डिस्क्रिप्शन वो बता पा रहे हैं और उसे फिर हमने नोट करना है ना। और बाकी जो यहाँ पे बताया गया था नेचर कनेक्शन, एम्प्लॉयमेंट, अर्निंग और ये सब के बारे में भी। फिर उसके साथ हमें यहाँ लिखा गया कि पॉसिबल चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम देम, और क्या क्या पॉसिबल चैलेंजेस हैं जो देखने को मिल रहे हैं और कैसे हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। ओके जी, क्रिएट अ प्रोसेस चार्ट फॉर अ वर्क यू विल डू। अब इसके लिए आप एक प्रोसेस चार्ट बनाने वाले हैं, जो जो काम आप वहां पे करेंगे, है ना, इन सभी पॉइंट को आपने टेक केयर करना है कि इन सभी पॉइंट्स को आपने बात करनी है, पूछना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। ओके, इसका भी एक्चुअली एक पोर्टफोलियो आपको तैयार करना था। ओके, मैं आपको पोर्टफोलियो पे लेके जाती हूँ, ये है अब इसका पोर्टफोलियो, यहाँ पे हमने हर एक चीज को डिस्कस किया हुआ है।
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैंने ज़ूम आउट कर लिया है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो पोर्टफोलियो पर लिखा हुआ था ना, वो हट गया है, ये आप ले सकते हैं, ओके? चलो, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, है ना? पॉज़ करके स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिया होगा तो ले लेना, इट्स इम्पोर्टेंट। चलो, 2.2 पे था कि 2.2 टेबल के बेसिस पे हमने करना है, हमने डिस्क्रिप्शन बतानी है। पहला पॉइंट था हमारे पास प्रोसेस फॉलोड, क्या-क्या प्रोसेस फॉलो किया गया? रूफटॉप सिलेक्ट किया हमने, कंटेनर बनाया, सॉइल की मिक्सचर बनाया, है ना? पॉटिंग मिक्सचर जिसको कहते हैं, सीड की सोइंग की, वाटरिंग की, वीडिंग की, पेस्ट कंट्रोल, हार्वेस्टिंग, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ कैसे-कैसे होता है। वीडिंग मैंने बता दिया ना कि जो आपके डिजायर्ड प्लांट के आस-पास जो घास-फूस या वीड इकट्ठी हो जाती है ना, अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, उनको रिमूव कर दिया आपने, पेस्ट को कंट्रोल किया। टूल्स और मटेरियल्स की बात की जा रही है सेकंड पॉइंट में, तो पॉट्स में पॉट आपने यूज किया है ना, वो भी एक मटेरियल ही है। ग्रो बैग यूज किया है, गार्डन सॉइल यूज किया है, कंपोस्ट, कोकोपीट, सीड्स, वाटरिंग कैन, है ना, जिससे पानी दिया है आपने, ग्लव्स, स्ट्रोल वगैरह, ओके। टूल्स वर क्लीन एंड स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस आफ्टर यूज, इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये बोला गया कि टूल्स जो है ना वो क्लीन किए गए और स्टोर किए गए एक ड्राई प्लेस में आफ्टर द यूज, जैसे हमने उनको यूज किया। सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या यूज किया हमने? हमने ग्लव्स का यूज किया वाइल हैंडलिंग सॉइल, जब हम सॉइल के साथ हैंडल कर रहे थे तो हमने ग्लव्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि हो सकता था कि सॉइल में किसी तरह का इंसेक्ट हो कोई, है ना, जो हमें काट ले, हमें प्रॉब्लम हो सकती है उससे, तो इस चीज का हमने ख्याल रखा, ओके। टूल्स की सेफ्टी का भी ख्याल रखा हमने और अवॉइड किया ओवर वाटरिंग को एंड वर्कड केयरफुली ऑन द रूफटॉप। ये सारे हमारे पास सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं। शेड्यूल क्या था? वाटरिंग, किस तरह से वाटरिंग करनी है, मॉर्निंग इवनिंग, है ना, या फिर वीडिंग करनी है वंस अ वीक, जैसे मैंने बताया था, ओके। कंपोस्ट 15 से 20 दिन बाद देते रहना है और चेक करते रहना है प्लांट को रेगुलरली, इस तरह के आपने शेड्यूल्स बनाने हैं। क्वालिटी क्राइटेरिया क्या होता है? हेल्दी सीड्स है कि नहीं, फर्टाइल सॉइल है कि नहीं, ड्रेनेज अच्छा हो रहा है, पानी अच्छा मिल रहा है कि नहीं, एडिक्वेट सनलाइट है कि नहीं, रेगुलर वाटरिंग आप कर पा रहे हैं, पेस्ट फ्री प्लांट्स आपका है कि नहीं, इन सब चीजों का ख्याल रखना होता है। और टूल्स क्या क्या यूज किए? आपने यूज किया वेदर ऐप, जिससे कि आप वेदर के बारे में जानकारी बता पाए, है ना, आज बारिश होने वाली है तो ऑब्वियसली अगर आज बारिश होने वाली है तो आप पानी नहीं देंगे। अगर आज बहुत गर्मी होने वाली है, लू चलने वाली है, तो अगर आपको पता लग गया लू चलने वाली है, आप ज्यादा पानी दे देंगे, ट्वाइस अ डे पानी दे देंगे, उस तरह से आप बचा लेंगे अपने प्लांट्स को। रेनफॉल अपडेट्स वगैरह मिलती है ना। और कैमरा फॉर प्लांट ग्रोथ रिकॉर्ड, अगर हम प्लांट की ग्रोथ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम उससे जो कैमरा होता है उससे भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमें देखते रहेंगे हम, फिर आज हमने देखा, आज रिकॉर्ड किया, 2 महीने बाद हम फिर देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ हमारा प्लांट तो बहुत ग्रो कर गया है, हमने सोइंग करी थी, बस प्लांट वो छोटा सा ग्रो ही हुआ था और आज इतना बड़ा हो गया जिसमें फ्रूट्स लगने शुरू हो गए, उस तरह से। और इंटरनेट का हमने इस्तेमाल किया कि हमें कोई गार्डनिंग टिप चाहिए थी, हमें देखना था कि किस तरह बेटर गार्डनिंग की जा सकती है, इन सब चीजों के लिए। ठीक है जी, चलो। अब बात की जा रही है कि माय ऑब्जर्वेशन, व्हाट डिड द गार्डनर वैल्यू द मोस्ट, गार्डनर ने सबसे ज्यादा किस चीज को वैल्यू किया? चलो, गार्डनर ने वैल्यू किया फ्रेश, हेल्दी एंड केमिकल फ्री वेजिटेबल्स द मोस्ट। ठीक है, गार्डनर ने जो फ्रेश थी, ताजा सब्जियां थी, हेल्दी थी और केमिकल फ्री जो वेजिटेबल्स होती है ना, उनको गार्डनर ने ज्यादा वैल्यू किया, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। रूफटॉप गार्डनिंग ऑल्सो हेल्प इन स्टेइंग कनेक्टेड विद नेचर, और जो हमने जब गार्डनर से बात की तो उन्होंने यही कहा कि जो रूफटॉप गार्डनिंग होती है ना, वो बहुत हमें हेल्प करती है अपने नेचर से कनेक्टेड रहने में, इंप्रूव करती है वो इन्वायरमेंट को एंड सेव करती है मनी को भी। ठीक है जी, पॉसिबल चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम देम, क्या क्या पॉसिबल चैलेंजेस थे और उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। चैलेंज 1 था, पेस्ट अटैक हो गया प्लांट में मान लो, तो नीम ऑयल का इस्तेमाल कर लो, है ना, नीम ऑयल का स्प्रे वगैरह बना सकते हैं हम, जिससे कि पेस्ट का कंट्रोल हो जाएगा। वाटर की शॉर्टेज हो गई अगर समर में, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर वाटर, ये दूसरा चैलेंज है ना, अगर वाटर की शॉर्टेज हो गई तो आप क्या करेंगे? प्लांट्स को वाटर करेंगे अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम में, जब सन बहुत कम होता है ना, गर्मी बहुत कम होती है, उस टाइम आप करेंगे। चैलेंज 3 क्या आ गया कि रूफ टॉप का स्पेस लिमिटेड है। अगर रूफ टॉप का स्पेस लिमिटेड है तो आप हैंगिंग पॉट्स वगैरह बना सकते हैं, है ना, जो पॉट्स ऐसे हैंगिंग होते हैं, आप उन्हें टांग देते हैं उस तरह से, या फिर आप वर्टिकल गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, ग्रो बैग्स में आप कर सकते हैं, है ना, टू सेव स्पेस, ये सब चीजें हो सकती हैं। चैलेंज 4, हैवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड्स, अगर बहुत ही तेज रेन हो जाए या स्ट्रॉन्ग विंड्स होना शुरू हो जाए, ठीक है, तेज हवाएं चलना शुरू हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? शेल्टर दे सकते हैं अपने प्लांट्स को, कि हैवी रेन की वजह से बहुत ज्यादा अगर पानी गिर गया तो खराब हो जाएंगे। ओके जी,
वाटर लॉगिंग हो सकती है, और आप इन सब चीजों से बचा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड से भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, उनको शेल्टर दे सकते हैं, उससे वो बच जाएंगे, उनको सपोर्ट मिल जाएगा। ओके जी, चलो दूसरा यहाँ बताया गया था प्रोसेस चार्ट बनाना है फॉर द वर्क आई विल डू। यहाँ पे आपका प्रोसेस चार्ट स्टार्ट किया हमने, सिलेक्ट किया पहले एक रूफटॉप एरिया को, हमने पॉट कलेक्ट किया, सॉइल, कंपोस्ट, सीड्स ये सब चीजें कलेक्ट की, पॉटिंग मिक्सचर बनाया, फिल किया पॉट को या कंटेनर को जो हमने लेना था जिसमें हमने प्लांट को ग्रो करना था, सीड का जर्मिनेशन टेस्ट किया हमने, कितने सीड जर्मिनेट होने हैं, सो किया हमने, सीड की बुआई करी, बीज की बुआई करी, वाटर करा हमने फिर प्लांट्स को रेगुलरली, रिमूव कर दिए फिर हमने वीड, जितने भी वीड वगैरह थे उन सबको रिमूव कर दिया, और ऑर्गेनिक मेन्योर डाला, है ना, प्रोटेक्ट किया फिर हमने प्लांट्स को पेस्ट के साथ, मॉनिटर किया प्लांट की ग्रोथ को, और प्रोवाइड करते रहे हम न्यूट्रिएंट्स को, है ना। फिर लास्ट में आके हमने हार्वेस्ट किया अपनी वेजिटेबल्स को और हर्ब्स को जो भी हमने बनाई थी, क्लीन की, फिर हमने उनकी साफ सफाई की थोड़ी सी, है ना, पानी से वॉश कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपने पैक कर दिया प्रोड्यूस को और आपका एंड हो गया, है ना। यही था आपका प्रोसेस चार्ट फॉर द वर्क आई विल डू, है ना, एज इट इज आप इसको लिख सकते हैं। चलो अब बात की जा रही है डिजाइनिंग द लेआउट के बारे में, कि आपको अपना लेआउट डिजाइन करना है। When designing the layout for rooftop gardening, अपनी rooftop gardening के लेआउट को डिजाइन करते टाइम you must keep the following in mind, आपको कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी होती हैं, है ना। ओके, पोर्टफोलियोज तो आपको समझ आ गए होंगे ना। अब डिजाइनिंग द लेआउट ये करना है। When designing the layout for rooftop gardening, जब हम अपने rooftop gardening, है ना, घर की छत पे बने हुए एक गार्डनिंग का लेआउट हम तैयार कर रहे होंगे, उसका डिजाइनिंग तैयार कर रहे होंगे, यू मस्ट कीप द फॉलोइंग इन माइंड, तब आपको इन सभी चीजों का ख्याल रखना है जो भी नीचे दी गई है। पहला है स्पेस। ओके, स्पेस में हम बात करते हैं कि एडिक्वेट स्पेस मस्ट बी लेफ्ट बिटवीन पॉट्स और कंटेनर्स फॉर वाटरिंग एंड जनरल मेंटेनेंस। आपको क्या करना है, मान लें आपने 2 या 2 से ज्यादा पॉट्स उगाए हैं, है ना, ऑब्वियसली आप बहुत सारे लगाएंगे, तो आपको एडिक्वेट स्पेस देना है। बिल्कुल ऐसे उनको जुड़ा जुड़ा के नहीं रख देना है कि बिल्कुल चिपका दिए साथ में, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत एडिक्वेट स्पेस देना है उनके बीच में, ताकि, क्यों देंगे आप, क्योंकि आप वाटरिंग और जनरल मेंटेनेंस भी तो करने वाले हैं बाद में, है ना, उन पॉट्स की या कंटेनर की। तो पॉट या कंटेनर की बेटर मेंटेनेंस या वाटरिंग हो पाए, इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा एरिया बीच में छोड़ देना है ना। स्पेस मस्ट बी लेफ्ट बिटवीन देम। ओके, नेक्स्ट है सनलाइट रिक्वायरमेंट, धूप कितनी चाहिए। सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द रूफटॉप दैट रिसीव एटलीस्ट 5 से 6 घंटे ऑफ डायरेक्ट सनलाइट एवरी डे। आप एक ऐसी जगह आप सिलेक्ट करने वाले हैं अपने रूफटॉप में जो कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट एवरी डे, हर एक दिन आपके प्लांट्स को प्रोवाइड करवा पा रही है। ऐसी जगह पे आपने अपने प्लांट्स को रखना है। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट नीड, और क्या होता है ना कई बार कि कुछ डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट नीड्स भी होती हैं। ओके, अलग अलग प्लांट्स की अलग नीड होती है, किसी को ज्यादा सनलाइट चाहिए, किसी को इतनी ज्यादा नहीं चाहिए। सो एरियाज विद पार्शियल शेड कैन बी यूज्ड फॉर हर्ब्स। तो जो हर्ब्स आपको अगर ग्रो करनी है तो आप हर्ब को ग्रो कर सकते हैं जहां पे पार्शियल शेड होती है। ओके, मतलब पार्शियली होती है, बिल्कुल तेज धूप, सीधी धूप नहीं पड़ रही होती है, शेड वाला एरिया होता है कि थोड़ा थोड़ा शेड है, वहां पे हल्की हल्की धूप आ रही है, तो आपको अपनी हर्ब्स को इस जगह पे लगाना है, एंड लीफी वेजिटेबल्स को भी आपको इसी जगह पे लगाना है। वाइल सन लविंग प्लांट्स, और जो सन लविंग वाले प्लांट्स होते हैं ना, जो सन को बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हम सन से, सन को आई लव यू बोलते हैं, जैसे कि टमेटो और क्यूकरबिट्स, उनको आप ऐसी जगह लगाइए जहां पे सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ पाए और बहुत तेज उनको गर्मी मिल पाए, है ना, जैसे कि टमेटो एंड क्यूकरबिट्स। ओके, बिटर गार्ड और ये सब चीजें। ओके, वेट एंड सेफ्टी कंसिडरेशन, एक चीज का ख्याल रखें कि द वेट ऑफ पॉट्स या कंटेनर या ग्रोइंग मीडिया एंड अदर मटेरियल कैन ओवरलोड अ रूफ एंड डैमेज द बिल्डिंग। क्या हो सकता है कई बार कि मान लीजिए आपका जो पॉट है या आपका कंटेनर है, ग्रोइंग मीडिया है, या कोई भी चीज है जिसमें आपने अपने प्लांट्स को उगाया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो वेट बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, पॉट का, ग्रोइंग कंटेनर्स का, ग्रोइंग मीडिया, इन सब चीजों का वेट बहुत ज्यादा हो, और अगर वेट बहुत ज्यादा हो गया, ओवरलोडिंग हो जाएगी फिर रूफ में, है ना, और ओवरलोडिंग अगर हो गई तो बिल्डिंग डैमेज हो सकती है, तो इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ता है। देयरफॉर हैवी कंटेनर्स, इसलिए जो हैवी कंटेनर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं,
सच एज लार्ज पॉट और सीमेंट प्लांटर, जैसे कि लार्ज पॉट, बड़े बड़े पॉट्स की यहाँ बात की जा रही है, फिर सीमेंट वाले प्लांटर्स जो सीमेंट में लगाए जाते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए शुड बी प्लेस्ड क्लोज टू द एज ऑफ द रूफ और अबव द बीम, उनको आपको प्लेस करना रहता है एज के आसपास, है ना, कोने पे, या फिर जो रूफ होती है ना, उसके बिल्कुल कोने कोने पे या बिल्कुल ही एंड पे ही आप लगा दो, है ना, या जहां पे मान लो ये एक चीज है, एक खंबा टाइप है, मान लो ये कहाँ ज्वाइन हो रहा है, तो इसके बिल्कुल ऊपर आप लगा सकते हो, तो ये फिर इसको सपोर्ट कर लेगा, है ना। शुड बी प्लेस्ड क्लोज टू द एज ऑफ द रूफ और अबव द बीम, जैसे ये बीम है, बीम के ऊपर, ये बीम होता है ना, बीम के सीधा ऊपर आप लगा सकते हो, या फिर आप एज एज पे लगा सकते हो, इधर इधर नहीं, इधर इधर लगा सकते हो आप, है ना, जो बिल्कुल कोना होगा इसका हमारे रूफ टॉप का, वहां वहां आप लगा सकते हो, या जहां बीम होगी, ऐसा खंबा टाइप होगा, उसके बिल्कुल ऊपर आप लगा सकते हो, प्लांट कर सकते हो, क्या, अपने पॉट को या फिर अपने कंटेनर को, जिसमें भी आपने प्लांट्स लगाने हैं। वेयर द रूफ कैन सपोर्ट मोर लोड, और आपको ये चीज का ख्याल रखना है कि जहां पे ये बीम लगे हुए होते हैं, या जहां पे जो बिल्कुल एज होता है ना, वो ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वहां पे अगर आप कोई भारी पॉट वगैरह रखेंगे, तो जो आपका रूफ टॉप है वो किसी भी तरह से डैमेज नहीं हो सकता है ना, सपोर्ट अच्छा होगा उसको। ओके, दिस रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द रूफ, अब इसके लिए क्या होता है, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है अपने रूफ के स्ट्रक्चर को, है ना, कि रूफ किस तरह होती है, क्या होती है, एंड स्टैंडर्डाइज्ड मैक्सिमम वेट लोड लिमिट फॉर रूफ टॉप, और क्या करना पड़ता है, ये समझना पड़ता है कि रूफ टॉप में कितना लोड लिया जा सकता है, रूफ टॉप को कितना लोड दिया जा सकता है, कितनी भारी चीजें आप अपने रूफ के टॉप पे रख सकते हो, इसको समझना पड़ता है। आगे बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की, ठीक है, प्लांट को किस तरह आपने मैनेज करना है। ओके, pot should be placed on trays, tiles or stands so that excess water is collected and the roof surface is protected from seepage। किस चीज का ख्याल रखने वाले हैं आप ही ख्याल रखने वाले हैं कि जो पॉट है ना, ये जिसको भी आप, जिसमें भी आप अपना प्लांट उगाने वाले हैं, उसको आप ट्रे में रखेंगे, उसको आप टाइल्स में रखेंगे, या किसी तरह के स्टैंड में रखेंगे, क्यों, ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है ना, जैसे हमने पॉट को पानी दिया और कुछ एक्सेस वाटर आसपास गिर गया मान लें, या पानी ड्रेन आउट हो गया थोड़ा सा, है ना, पॉट से निकल गया बाहर की तरफ को, ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसा ना हो कि जो ये एक्सेस वाटर है ना, वो रूफ के सरफेस को खराब करता चला जाए, ओके, सीपेज होती चली जाए हमारे रूफ के टॉप पे। तो इन सभी चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉट को ट्रे, टाइल्स या स्टैंड के ऊपर लगाना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, जो एक्सेस वाटर होगा वो कलेक्ट हो जाएगा और रूफ का सरफेस प्रोटेक्टेड रहेगा, बचा रहेगा सीपेज से, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर ड्रेनेज अरेंजमेंट भी देखनी है। अब ऐसा ना हो कि आप पानी दे ही नहीं रहे हैं इस चक्कर में, कि पानी अगर ज्यादा दे दिया तो जो आपकी रूफ की टॉप है वो खराब हो जाएगी, तो इस चक्कर में आपने पानी नहीं दिया, वो फिर भी खराब हो जाएंगे, है ना। प्रॉपर ड्रेनेज मैनेजमेंट तो आपको करनी पड़ती है कि आप उनको अच्छा खासा पानी दें, और पानी ऐसा भी ना हो कि वाटर लॉग हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि पानी आप इतना दे रहे हैं और नीचे से वो लीक होता चला जा रहा है और साथ में रूफ का सरफेस भी खराब होता चला जा रहा है ना, इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। प्रिवेंट करनी पड़ती है वाटर लॉगिंग भी, है ना, कि पानी बहुत ज्यादा ना हो जाए, एंड एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द रूफ ऑल्सो, इन दोनों चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। प्रोविजन फॉर शेड, शेड की प्रोविजन की बात की जा रही है अब यहाँ पे। ऐसा होता है ना बेटा कि कुछ प्लांट जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट वाली सनलाइट, बहुत तेज वाली सनलाइट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, है ना। सर्टेन प्लांट कैन नॉट टॉलरेट स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट सनलाइट, स्ट्रॉन्ग और जो डायरेक्ट वाली सनलाइट होती है उसको वो नहीं कर पाते हैं टॉलरेट। फॉर दीज शेडेड एरियाज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग शेड नेट, बैम्बू स्क्रीन्स और वर्टिकल ट्रेलाइसिस, है ना। क्या होता है, अब जो ऐसे शेडेड एरिया अगर हमें बनाने हो, मान लो इस तरह के प्लांट्स के लिए जो डायरेक्ट सनलाइट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए, उन प्लांट्स के लिए हम शेडेड एरिया कैसे बनाएंगे, हम यूज कर सकते हैं शेड नेट का, है ना, जो नेट होती है थोड़ी शेड सी प्रोवाइड कर देती है, जाली टाइप आप कह सकते हैं। बैम्बू स्क्रीन्स, ठीक है, बैम्बू आप ऐसे लगा सकते हैं साइड में और उसके ऊपर कुछ तरपाल बिछा सकते हैं, टर्पोलिन बिछा सकते हैं, जिसकी वजह से प्लांट को बहुत तेज सनलाइट नहीं मिलेगी। और ट्रेलिसेस, ठीक है, ट्रेलिसेस कर सकते हैं, ट्रेलिसेस का मतलब होता है जाली, है ना, जाली लगा सकते हैं आपकी बहुत तेज सनलाइट ना आए।
दिस हेल्प्स इन बैलेंसिंग लाइट एक्सपोजर अक्रॉस द रूफटॉप। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल लाइट लाइट एक्सपोजर दे पाएंगे, है ना, अपने प्लांट्स को। हेल्प इन बैलेंसिंग लाइट एक्सपोजर, लाइट का जो एक्सपोजर है वो आप देख पाएंगे ढंग से, कि ऐसा ना है कि लाइट बहुत ज्यादा मिल रही है उन प्लांट्स को तो वो खराब हो जाएंगे। तो लाइट के एक्सपोजर को आप बैलेंस कर पाएंगे, है ना। ओके, लाइट का लाइट एक्सपोजर, है ना, लाइट मतलब रोशनी, रोशनी का हल्का एक्सपोजर, लाइट लाइट एक्सपोजर एक्सपोजर। ओके, अक्रॉस द रूफटॉप, अपने रूफटॉप पे। चलो, अब बात की जा रही है प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड। विंड से किस तरह प्रोटेक्शन करनी है इन रूफ टॉप गार्डनिंग। अपनी रूफ टॉप गार्डनिंग में प्लांट्स विल नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड से हमें प्लांट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना। ऐसा ना हो कि बहुत तेज विंड चलने लगे और उससे प्लांट खराब हो जाए, विच कैन डैमेज प्लांट्स और इवन थ्रो इंटायर पॉट्स ऑफ बैलेंस। क्या हो सकता है कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है ना तो प्लांट कई बार डैमेज हो सकते हैं, है ना, हो सकता है बहुत तेज विंड चल रही है, वो जो डंडी होती है, स्टेम होती है प्लांट की, वही टूट गई, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड हो गई। और ऐसा ना हो कि इतनी ज्यादा तेज विंड चलने लगे कि वो जो पॉट है वो इंटायर ऑफ बैलेंस हो जाए, प्लांट वो पॉट ही गिर जाए, और मान लो अगर वो बिल्कुल एज पे रखा है और नीचे कोई इंसान है तो सिर के ऊपर गिर जाएगा हमारे। ऐसी भी चीजें हो सकती है ना, तो विंड से प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। पर हाँ, अगर विंड इतनी तेज प्लांट तक नहीं पहुंचेगी तो ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होगी, है ना, कि प्लांट ही पूरा गिर जा रहा है या उसकी स्टेम गिर जा रही है, डैमेज हो जा रहा है। इन सभी चीजों से हम बचा पाएंगे। एंटायर पॉट्स ऑफ बैलेंस, मतलब ऑफ बैलेंस हो जाएगा, टूट भी सकता है इन केस, है ना, ऑफ बैलेंस ऐसे गिरना या इन सब चीजों को बोलेंगे, है ना, या डैमेज हो सकता है, स्टेम वगैरह टूट सकती है हेवी विंड से। Use instruments from the meteorological observatory that you developed as part of chapter 1 to record the direction of wind for about a week before finalizing the layout. क्या करना है आपने, आपने वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना है बेटा जो आपने मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी बनाते टाइम चैप्टर 1 में देखे थे, है ना। हमने चैप्टर 1 में काफी सारी चीजें देखी थी, विंड वेन कैसे बनाते हैं और बाकी बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। तो उन्हीं सभी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए आपको डायरेक्शन ऑफ विंड को पहले रिकॉर्ड करना है ना। कैसे करेंगे, विंड वेन से ही करते हैं। ओके, विंड की डायरेक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे और बहुत सारी चीजों को, टेम्परेचर वगैरह को भी आप उसी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी से, है ना, जो आपने बनाई थी खुद अपने घर पे। और ये आपको क्या करना है, लगभग 1 हफ्ते तक इसको नोट करते रहना है। जब आप अपना लेआउट फाइनल करने वाले हैं उससे पहले, मतलब आपको जो अपना लेआउट फाइनल करना है कि आपको क्या क्या प्लांट कहाँ कहाँ उगाने हैं, तो उससे 1 हफ्ते पहले तक, है ना, मतलब उसके पहले 1 हफ्ते पहले से लेके उस दिन तक आपको ये चेक करते रहना है कि विंड की डायरेक्शन क्या है, बाकी चीजें, हर एक चीज को आपने नोट करते चलना है। ठीक है जी। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आप क्या यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर जो 3D मॉडल क्रिएट कर सकता है, आप उसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको इसके बारे में। टू डिजाइन द लेआउट ऑफ द रूफ, आपको क्या करना है, आपने रूफ की एक तस्वीर खींची, आपने तस्वीर खींच लिया आपने अपने पूरे रूफटॉप की, फिर आपने ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन का इस्तेमाल किया और ये आपको एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर बना के दे सकता है ना। आप चेक कर सकते हैं कि आपने मान ले ये पॉट्स लगाने हैं तो आपने नॉर्थ में अगर मान लो पॉट्स लगा दिए, है ना, साउथ वाले डायरेक्शन में आपने बेड बना दिया, या साइड साइड में जो ईस्ट वाली साइड साइड की डायरेक्शन थी वहां पे आपने बड़े बड़े कंटेनर्स रख दिए, है ना। तो आप यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हो कि फाइनल लुक देने के बाद वो कैसा नजर आएगा। और आप कैसे कर पाओगे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन की मदद से, है ना जी। फिर से समझाऊं, क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में आप अपना खुद का एक लेआउट का डिजाइन तैयार कर पाते हैं कि आप जब फाइनली पॉट्स को इस तरह अरेंज करेंगे तो वो कैसे दिखाई पड़ेंगे, है ना। ये सभी चीजें होती हैं और भी बहुत सारी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया गया ना, आप और भी चीजें कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रूफ। जो आपका रूफ है, जो आपकी छत है, वहां के डिफरेंट पार्ट पे कितनी इंटेंसिटी की लाइट पहुंच रही है, कितनी तेज सनलाइट पहुंच रही है, आप उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। कि मान ले रूफ टॉप का एक कोना है, वहां पे तेज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट आती है ना, और दूसरा कोना है वहां पे थोड़ी शेड है, उसकी वजह से इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। इन सब चीजों का आपको पता लगेगा कैसे, लक्स मीटर से, है ना, नहाने वाला लक्स नहीं, लक्स मीटर एक मोबाइल ऐप होता है इससे। ओके, चलो
ठीक है, अब आप अपने टीचर को स्कूल में बोल सकते हैं कि हमें लक्स यूज करना है ना, तो टीचर सोचेंगे कि बेटा आपको लक्स साबुन यूज करना है, फिर आप बताना नहीं नहीं मैम हमें लक्स मीटर यूज करना है सनलाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, जस्ट अ जोक। ओके, पोर्टफोलियो की बात करते हैं हम। ड्रॉ एंड लेबल अ डिटेल स्केच फॉर द लेआउट ऑफ योर रूफटॉप गार्डन। अपना एक रूफटॉप गार्डन है, उसका एक डिटेल स्केच बनाइए, लेबल करिए उसको, थोड़ी अच्छी सी बनाइए, सुंदर सी। गिव रीजन दीजिए कि आपने जो डिसीजन लिया है, ओके, रिलेटेड टू द प्लेसमेंट ऑफ पॉट, जो आपने पॉट को प्लेस किया है वो उस जगह पे आपने क्यों प्लेस किया इसके बारे में बताइए, है ना, क्यों आपने वो डिसीजन लिया। चलो आगे बताते हैं थोड़ा अच्छा से। ठीक है जी, ये है मेरा पोर्टफोलियो, जो मैं आपको फिर से शॉर्ट करके बताऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है जी, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या है यहाँ पे। आपको क्या करना था, लेबल करना था और ड्रॉ करना था एक डिटेल्ड स्केच, किसका, अपने रूफ टॉप के गार्डन के लेआउट का, बेहतरीन सा स्केच बनाना था, और रीजन देना था अपने डिसीजन का कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया प्लेसमेंट ऑफ पॉट के लिए, कि ये जो पॉट आपने प्लेस किया है ये यहीं क्यों प्लेस किया है, इसका क्या रीजन था उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब ये मेरा स्केच है, ट्रेलिस है, यहाँ पे जाली है, और यहाँ पे क्यूकम्बर और बिटर गार्ड लगा है, लीफी वेजिटेबल्स लगी है यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन में, यहाँ देखो क्या है वो, स्पिनिच, लेट्स और फेनुग्रिक है। फ्रूटिंग वेजिटेबल्स है इधर इधर वाली तरफ को, है ना, और ये सब है जैसे टमेटो, ब्रिंजल और चिली। ओके, हर्ब्स है फिर मिंट, कोरिएंडर, बेसिल, यहाँ पे आपने हर्ब्स लगाई हुई हैं। ये कंपोस्ट बिन है, वाटर ड्रम है। ओके, यहाँ पे बात करो फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं, मैरीगोल्ड, पिटूनिया और हिबिस्कस। ओके, यहाँ पे ग्रो बैग्स हैं, ग्रो बैग्स हमने ऊपर देखा था, मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, प्लांटर्स हैं, बीन्स, कैप्सिकम, लेडी फिंगर, ये सब चीजें है ना, और यहाँ पे आपने ओपन स्पेस रखा है, ये ओपन स्पेस है, खाली स्पेस, यहाँ पे आप घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, है ना। चलो, अब ये मैंने यहाँ पे भी बता दिया है लेजेंड, इसका मतलब है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, इस डायग्राम में, ये क्या क्या सिंबलाइज कर रहा है। ओके, वाटर ड्रम ये ब्लू कलर से, फिर ये ऊपर ब्लू कलर यहाँ दिखाया गया वाटर ड्रम का, ऐसे। ओके, नोट है यहाँ पे, छोटा सा नोट पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद रीजन जानते हैं। द लेआउट इज डिजाइन टू इंश्योर प्रॉपर सनलाइट, लेआउट को डिजाइन क्यों किया गया, प्रॉपर सनलाइट के लिए, है ना, कि प्रॉपर सनलाइट पहुंच पाए, गुड एयर का फ्लो हो, एयर अच्छे से हो, अवेलेबल हो, मेंटेनेंस अच्छे से हम कर पाए, और मैक्सिमम यूज ऑफ स्पेस हमारे पास हो पाए। ओके, एंड नाउ फॉर द रीजन फॉर प्लेसमेंट ऑफ पॉट, कि जो पॉट है उसके प्लेसमेंट का हमारे पास क्या रीजन है। ठीक है, टॉल एंड क्लाइंबर प्लांट्स आर प्लेस्ड ऑन द नॉर्थ साइड। ठीक है, जो टॉल है या फिर क्लाइंबर वाले प्लांट्स हैं जो क्लाइंब करते हैं, उनको आपने प्लेस किया है कहाँ पे, नॉर्थ साइड में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, है ना, नॉर्थ साइड में। ओके, ट्रेलिस भी लगाई है हमने, इनको जाली भी लगाई है, सो दैट दे डू नॉट ब्लॉक सनलाइट फॉर अदर्स, ताकि वो औरों के लिए सनलाइट ब्लॉक ना कर पाए, इस चीज का भी हमने ख्याल रखा है, तो उसको नॉर्थ साइड में लगाया हुआ है। फ्रूटिंग वेजिटेबल्स आर केप्ट इन द साउथ साइड वेयर मैक्सिमम सनलाइट इज अवेलेबल। अब जो फ्रूटिंग प्लांट्स है ना, ये जो फ्रूटिंग आपको प्लांट्स यहाँ दिख रहे हैं, इनको हमने साउथ में लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट अवेलेबल थी, इसलिए हमने इनको यहाँ पे लगाया साउथ में। अच्छा, अब लीफी वेजिटेबल्स की बात करते हैं। लीफी वेजिटेबल्स आर प्लेस्ड ऑन द ईस्ट साइड एज दे गेट मॉर्निंग सन विच इज जेंटल एंड सूटेबल, है ना, यहाँ पे आप देखो लीफी वाली। ओके, ये वाली जेंटल सी इनको बिल्कुल सनलाइट मिल रही है, जो इनके लिए सूटेबल है, सबसे अच्छी है। हर्ब्स आर केप्ट नियर द किचन डोर फॉर इजी एक्सेस व्हाइल कुकिंग। अब जो हर्ब्स आपने लगाई हैं वो आपने यहाँ लगाई हैं अपने किचन के पास, मतलब किचन से ये एक्सेसिबल है इजीली, है ना, क्यों, क्योंकि आप किचन के लिए भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्लेस्ड नियर द सिटिंग एरिया। अब जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स है ना, वो अपने सिटिंग एरिया के पास लगाए हुए हैं, ताकि आप उनको देख के उनकी ब्यूटी को आप देख पाए, है ना, खुश रहे आप। ये देखिए यहाँ पे आप अपनी चेयर लगा सकते हैं और आप इनको देख सकते हैं, बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स को। कंपोस्ट बिन बनाई है फिर हमने, इज केप्ट इन द कॉर्नर टू मैनेज वेस्ट डेली। यहाँ पे कंपोस्ट बिन है, देखो इधर, कुछ भी वेस्ट होता है उसके लिए। फिर ओपन स्पेस इन द सेंटर इज लेफ्ट फॉर इजी मूवमेंट, वाटरिंग एंड डेली केयर। अब जो ओपन स्पेस है, खाली स्पेस है हल्का सा, वो हमने रखा है, ठीक है, किस लिए, इजी मूवमेंट के लिए, ताकि हम आराम से चल फिर सके, वाटरिंग कर सके बेहतर तरीके से, और डेली केयर में भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आई होप ये आपको पोर्टफोलियो समझ आ गया होगा, है ना।
चलो ये भी हो गया हमारा। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि यहाँ क्या बताया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 2.3 एंड 2.4, 2.3 और 2.4 जो फिगर हमने देखा, देखना है अभी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस है इनको आंसर करिए। ओके, सबसे पहला है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक सम पॉट्स आर प्लेस्ड इन एरिया बी। आपको क्या लगता है कि कुछ पॉट्स को एरिया बी में क्यों लगाया गया, और कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट्स फ्रॉम योर जोग्राफिकल रीजन, है ना। क्या आप इस तरह के किसी प्लांट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और आपको क्यों लगता है कि इस तरह के पॉट्स को यहाँ पे प्लांट बी में लगाया जाएगा, क्या है उनका रीजन। अब यहाँ पे ये बात की है कि पॉट जो एरिया बी है वहां पे क्यों प्लांटेशन होने वाली है, तो पॉट पॉट बोल रही हूँ मैं, एरिया बी हम देखते हैं, एरिया बी ये है ना। अब सम पॉट्स आर प्लेस्ड इन एरिया बी, कुछ पॉट हम एरिया बी में रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि ये एक शेड जोन है। ओके, यहाँ पे शेड ज्यादा पड़ रही है, हमें लग पा रहा है, पता ही देखो शेड जोन। अब अगर ये शेड जोन है तो प्लांट दैट नीड लेस सनलाइट, जिनको कम सनलाइट की जरूरत है, वो यहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा है तो एग्जाम्पल में आप लिख लो मिंट, ओके, और कोरिएंडर और स्पिनिच, कोरियन लिखा है मैंने, है ना, NaCH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पॉट्स प्लेस्ड इन एरिया सी कैन बी प्लेस्ड इन एरिया ई। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पॉट को एरिया सी में लिखा गया है उनको एरिया ई में रखा जा सकता है, एरिया सी को एरिया ई में रखना, है ना। एरिया सी मतलब है जो हैवी वाले पॉट्स हैं, ठीक है, और एरिया ई का क्या मतलब है, जो बिल्कुल लाइट लाइट वाले पॉट्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि नहीं हो सकता ऐसा कि अगर हम बोले कि एरिया सी वालों को आपने एरिया ई में रख दिया, ठीक है। पहला तो क्या होगा, साइज की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, एरिया सी जो होता है ना वो रिसीव करता है मोर रेनफॉल, वाइल एरिया ई गेट लेसर। एरिया जो हमारे पास सी होगा ना उसको ज्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा, ज्यादा सनलाइट ज्यादा मिलेगा, है ना। और वाइल जो एरिया ई होने वाला है उसको लेस मिलने वाला है। ओके, तो जो प्लांट है दैट नीड फुल सनलाइट मस्ट रिमेन इन सी ओनली। तो जो प्लांट जितने भी हैं जो कि एरिया सी में ग्रो किए जाएंगे वो वही वाले होंगे जिनको ज्यादा सनलाइट मिलती है ना। अब ई में उनको कम मिलेगी तो वो ग्रो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। यही होगा, वाई और वाई नॉट मैंने समझा दिया। इफ द नंबर ऑफ प्लांट्स इज इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ प्लांट को इंक्रीज किया जाए, विच एरिया ऑफ द रूफ टॉप गार्डनिंग शुड बी एक्सपेंडेड फर्स्ट एंड वाई। तो कौन से रूफ टॉप गार्डनिंग के एरिया को आप एक्सपैंड करेंगे, पहले एक्सपैंड करेंगे, और क्यों करेंगे आप ऐसा। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले ई की, ठीक है, हम एक्सपैंड करेंगे सबसे पहले ई को। अगर हमें रूफटॉप गार्डनिंग को थोड़ा सा और बढ़ाना है, क्या हम करेंगे, ई को हम एक्सपैंड करेंगे बिकॉज इट हैज मैक्सिमम फ्री स्पेस। यही हम एग्जांपल देंगे यहाँ पे, क्या एग्जांपल होगा, होगा मैक्सिमम फ्री स्पेस। ओके, चलिए अब 4 की बात करते हैं हम। डू यू थिंक द लेआउट हैज इनफ स्पेस टू अकोमोडेट ऑल द प्लांट्स, कैन यू इमेजिन एनी अदर लेआउट। क्या आपको ऐसा लगता है, डू यू थिंक कि जो लेआउट है ना, जो लेआउट हमने बनाया है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना, इसके पास इनफ स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है टू अकोमोडेट ऑल द प्लांट्स, सारे प्लांट्स को अकोमोडेट करने के लिए, है ना। कैन यू इमेजिन एनी अदर लेआउट, क्या आप कोई और लेआउट इमेजिन कर सकते हैं। ओके, तो पहली बात हम करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है, और जो डेली यूज के हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे यहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं। तो डू यू थिंक द लेआउट हैज इनफ स्पेस टू अकोमोडेट ऑल द प्लांट्स, तो हम आंसर देंगे यस, यस, है ना। यस, जो हमारे डेली इस्तेमाल के लिए या फिर हमें जो बहुत वैल्यूएबल प्लांट्स लगते हैं वो सारे हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली उगा सकते हैं, और काफी सारा स्पेस हमारे पास अवेलेबल हो जाता है जहां पे हम अपने प्लांट्स को उगा पाते हैं। ओके, और कोई और अदर लेआउट, जिससे एनसीईआरटी ने आपको कहा कि और अदर लेआउट के बारे में आप बता सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, तो हाँ, हम हैंगिंग पॉट्स लगा सकते हैं, है ना, या फिर वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं। ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे होगा हैंगिंग पॉट्स का। अगर आपके पास बात की जा रही है ना कि आपके पास एरिया कम है, एरिया की कमी की वजह से आपको ऐसा करना पड़ रहा है, तो बेस्ट तो यही होगा कि हैंगिंग पॉट्स आप लगा दो। ओके जी, हैंगिंग पॉट्स पहले, अच्छा यस जो है ना वो इसका आंसर है कि डू यू थिंक वाले का,
और हैंगिंग पॉट्स है कि अदर कोई लेआउट आप इमेजिन कर पाए, है ना। तो ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूफटॉप गार्डनिंग ABC करके समझा, है ना, कि A था, B था, C था ऐसा, और यहाँ पे C वाला हैवी पॉट्स हैं, और क्या है, सन ग्रेडेशन एरिया है, यहाँ पे सन ज्यादा पड़ रहा है हमारे पास। ओके, एरिया D है, फिर इस तरह से यहाँ पे आपको देख पा रहे हो, यहाँ पे मीडियम मीडियम है, ज्यादा गर्मी नहीं मिल पा रही है। A है लाइट लाइट एरिया, है ना, स्टेयर्स है यहाँ पे, हमारी सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे। और एरिया B जो हमारे पास था वो कम था, ठीक है, कम मतलब कम वाला एरिया, कम सनलाइट वाला एरिया। ओके, और यही जो आपके पास रूफटॉप गार्डन का लेआउट है ना, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया गया है ना, जो ये प्लांट्स आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। ओके, चलो, विद दिस हमारा ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है इस लेक्चर का। अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है वो मिलने वाली है पार्ट 2 की। हम अपना आधा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, आधा जो बाकी का बचता है 50% के आसपास का बचता है, वो हम पार्ट 2 में भी बचा हुआ कवर कर लेंगे, है ना। पार्ट 2 को कवर करने से पहले हम थोड़ा सा इसको रिविजन भी कर लेंगे। तो ये वीडियो तभी यूजफुल है अगर आप दूसरा वीडियो भी देखें, और दूसरा वीडियो देखेंगे तो ये भी मैं हल्का हल्का सा रिवाइज करा दूंगी 5 मिनट में सारा का सारा, ठीक है, जितने भी पेजेस हमने पढ़े। ओके, तो विद दिस हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। चैनल के साथ बने रहना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या समझ में आया। कुछ चीजें अगर ऐसी हैं जो नहीं समझ में आ रही है, आप चाहते हैं कि मैम उसे और अच्छे तरीके से समझाइए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ओके, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तब भी, नहीं लगा, कुछ खराब लगा तो वो भी बताना कि मैम ये चीज खराब है, इसको इम्प्रूव करो। ओके, चलो, अब अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी के जितने चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ये चैप्टर का सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा। लास्ट में मैं चैप्टर का 1 शॉट भी डाल दूंगी जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा का सारा आपको चैप्टर इसमें मिल जाएगा। हर चीज आपको इस चैनल पे अवेलेबल होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने रहना, वेट करना जब तक नेक्स्ट वीडियो आपका नहीं आता है। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।